Jai Hind students, very good morning. Dear students, my name is C. Ankit Talha and today is our first class of legal aptitude for CSWT 2023. Why I am saying 2023? क्योंकि साल 2023 में कहा गया है कि CSWT के सिलेबस में कुछ चेंजेस आए हैं, आपके ICSI के सिलेबस में कुछ बदलाव आए हैं। तो हम सबसे पहले आपको आज के सेशन में ये बताएंगे कि आखिर क्या चेंजेस CSWT के सिलेबस में लाए गए। कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं है, लेकिन जो कुछ माइन्यूट चेंजेस हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि CSWT का क्या सिलेबस है फॉर 2023। तैयार हैं आप लोग? तो स्टूडेंट्स, CSWT का ये नया सिलेबस साल 2022 में नोटिफाई किया गया और इसके अंदर में कहा गया कि अब आपके 4 पेपर्स हैं। देखिए, पहले यहाँ पे क्या था, जब CSWT इंट्रोड्यूस हुआ था साल 2020 कुछ में ये शुरुआत हुई थी इसकी, और तब उस समय क्या था कि इनका एक सेक्शन था वाइवा वोक का, वाइवा वाला क्वेश्चन ये करवाते। तो उस समय ये था कि ऑफलाइन मॉड्यूल में भी हो सकता था, स्टूडेंट्स को सेंटर पे बुलाया जाता, उसमें वाइवा वगैरह करवाते, ये सारी चीज़ें ताकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए। तो वाइवा वोक का पोर्शन उस समय था, लेकिन बाद में जा करके आपको पता है कोरोना आया और उसके बाद फिर इन चीज़ों को प्योरली ऑनलाइन कर दिया गया। तो CSWT यानी कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट इज कंप्लीटली एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसको हम लोग कहते हैं CBT। ठीक है, क्या ये CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एंड विच यू कैन अपीयर एनीवेयर, एट होम, एट एन इंस्टीट्यूट, एट साइबर कैफे, यू कैन अपीयर इट एनीवेयर। तो सर चीटिंग कर सकते हैं जैसे हम लोग अपने कभी कभी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में किया करते थे? नहीं, वो चीटिंग अलाउड नहीं होती। इसमें पूरा एकदम प्रॉपर इंस्पेक्शन के साथ में, वेबकैम के साथ में, मोशन को ट्रैक करके किया जाता है। तो प्लीज डू नॉट टेक इट लाइटली, ठीक है। तो ये एक CBT मोड पे एग्जामिनेशन होता है। इसमें 4 पेपर आपके आएंगे। कौन से 4 पेपर? पहला पेपर बिजनेस कम्युनिकेशन का, दूसरा है लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बोलिए क्या क्या? लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहीं पे अंतर है। पहले ये जो पोर्शन होता था ये 50 मार्क्स का होता था, लेकिन इसमें लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग होता था। अब इसमें लीगल एप्टीट्यूड के साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आ गया है। फिर अगला है इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये पहले भी था, ये अभी भी है। और फिर एक करंट अफेयर्स, ये पहले भी था अभी भी है। तो जो पहले वाइवा का पोर्शन एक लिखा रहता था सिलेबस में, उस वाइवा के पोर्शन को हटा दिया गया है और उसकी जगह पर क्या ला दिया गया है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये एकमात्र चेंज है आपके एग्जामिनेशन। ठीक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड है। रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड का मतलब एक प्रॉक्टर होगा, यानी एक चेकर होगा आपका जो कि आपके ऊपर नजर रखेगा। लेकिन कंप्यूटर बेस्ड है तो वो ऑनलाइन नजर रखेगा, आपके वेबकैम के थ्रू आपके ऊपर में पूरी तरीके से नजर रखी जाएगी। या अगर हो सकता है बाद में इनको ऑफलाइन करने का मन किया तो कर भी सकते हैं, लेकिन होगा नहीं। एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? कोई भी 12th पास या अपियरिंग स्टूडेंट इसको दे सकता है, एंड 10th पास फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, यानी आप अगर 10th पास भी हैं तो भी आप इसको अपियर कर सकते हैं। लेकिन जो इसका अगला स्टेज है उसके लिए आपको 12th पास करना होगा। ड्यूरेशन 2 घंटे का आपका पूरा एग्जामिनेशन होता है और 200 नंबर का ये एग्जाम है। इसमें आपका पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है जानते हैं? व्हाट इज द पासिंग क्राइटेरिया? आपको हर एक सब्जेक्ट में 40% स्कोर करना, और एग्रीगेट में एग्रीगेट में हर एक सब्जेक्ट में आपको 40% स्कोर करना होता है।
और एग्रीगेट में आपको 50% स्कोर करना होता है। एग्रीगेट स्कोर कितना होना चाहिए? 50%। ये हो गया आपका पूरा का पूरा पासिंग क्राइटेरिया एंड दिस इज योर CS स्टेबिलिटी मॉड्यूल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नए सिलेबस में क्या क्या है। अब इसके अंदर के सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, तो आप इतना क्लियर हो जाइए कि नए सिलेबस में चेंजेस क्या हैं, यही चेंजेस हैं और कोई चेंज नहीं है। मेनली वाइवा वो हटा करके यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को ऐड कर दिया गया। सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड माने क्या? सिंपल मैथमेटिक्स, जो क्लास 8 तक की मैथमेटिक्स होती थी, प्रॉफिट लॉस कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब वो सिंपल मैथमेटिक्स आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर में। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर में भी हम लोग सीखेंगे कि जैसे ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस सीरीज, ये सारे कुछ बेसिक टॉपिक्स आते हैं। और लीगल एप्टीट्यूड हमारा एक मेजॉरिटी पोर्शन है, क्योंकि आप मेनली जो एक एक्सपर्ट बनते हैं वो आप एक लॉ के एक्सपर्ट बनते हैं, तो लीगल एप्टीट्यूड की पढ़ाई हम लोग करेंगे। I'll be teaching you the portion of legal aptitude, logical reasoning and quantitative aptitude. So once again I welcome you to the first class of CSWT. Students, आपके ये जो एग्जामिनेशन होते हैं ये साल भर में 4 बार होते हैं, पता होगा आपको। साल भर में आपके 4 एग्जामिनेशन होते हैं। एक जनवरी में होता है जो कि अभी हाल ही में बीता, ठीक है। एक एग्जामिनेशन आपका मई में होगा, ठीक है। तो आप लोग प्रोबेबली सभी लोग कौन सा अटेम्प्ट दे रहे होंगे? मई का अटेम्प्ट दे रहे होंगे। इसके बाद एक एग्जामिनेशन और होता है, ठीक है। ये एग्जामिनेशन आपका सितंबर में होता है आई सपोज, ठीक है। आई एम नॉट प्रिटी श्योर एंड द नेक्स्ट एग्जामिनेशन इज इन द मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है। तो एक एग्जामिनेशन जनवरी, मई, November, and there is one in the mid. I think it is in July. I think not September. It is July. Okay, तो ये साल के 4 एग्जामिनेशन आपके होते हैं। अब जैसे आप अगर अभी फिलहाल रजिस्टर कर रहे होंगे तो आप रजिस्टर करेंगे फॉर मई एग्जामिनेशन। हर एक एग्जाम के लिए 1 महीने पहले की ड्यू डेट मान लो आप, ठीक है। हर एक एग्जाम के लिए 1 महीने पहले की ड्यू डेट। तो जैसे मई का एग्जामिनेशन अराउंड 15th में या 7th में होता है, तो इससे 1 महीने पहले तक में आपको अपने आप को रजिस्टर करा लेना है, ठीक है। इससे 1 महीने पहले तक आपको अपने आप को रजिस्टर करा लेना होता है विद ICSI। ये एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट कराता है? ICSI। क्या नाम है ICSI का पूरा? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ये बॉडी आपके एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराएगी। पूरा नाम इसका इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ये बॉडी आपकी इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है। ये साल में आपके 4 एग्जामिनेशन होंगे, 1 महीने पहले की ड्यू डेट है। तो मान लो अगर आपको 15 मई वाला एग्जामिनेशन देना है तो फिर इसके लिए 1 महीना पहले क्या हो गया? अप्रैल। आप अपने आप को 15 अप्रैल तक रजिस्टर करा लो। इसकी रजिस्ट्रेशन की फीस आई थिंक 1000 या 1500 रुपीज़ कुछ होती है। 1500 रुपीज़ इसकी रजिस्ट्रेशन की फीस है, 1500 रुपये इसकी रजिस्ट्रेशन की फीस है। और ये आपकी एक एग्जामिनेशन के वैलिड होती है। जैसे इसकी आखिरी तारीख थी 15 दिसंबर, इसकी आखिरी तारीख क्या थी? 15 दिसंबर। तो 15 दिसंबर के बाद से 15 अप्रैल के बीच में जो भी लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो किस में हो जाएंगे? मई के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। समझ रहे बात को? एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो आप मई के लिए एलिजिबल हो, इस प्रकार से होता है। अब ये नहीं कि अब आपने मई नहीं दिया तो फिर आप जुलाई का अपीयर कर सकते हैं। ये एक जो आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं ये आपके एक अटेम्प्ट के लिए वैलिड होता है, ठीक है। सबको समझ में आ गया? अच्छा, हमारे साथ में जो ऑनलाइन जुड़े हैं, ऑनलाइन लाइव, आपको ये इंश्योर करना है कि आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हो थ्रू द चैट सेक्शन। तो आप एक बार हमको चैट भेजिए टू द को होस्ट। जब आप अपने चैट भेजने के ऑप्शन पर आते हैं तो आपको चैट भेजने के लिए 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, सेंड टू होस्ट या सेंड टू को होस्ट। तो आप सेंड टू को होस्ट पे जा करके अपना मैसेज ड्रॉप करो।
एक बार ट्राई करिए इसको। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग को सर किस तरीके से पढ़ाई करनी है। जैसा कि हमने आपको बताया, हम आपको लीगल एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे। तो लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें लीगल एप्टीट्यूड के अंदर अगर स्पेसिफिकली बात करें तो आपके 5 चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, होते 6 हैं, मेनली आपके 5 हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है आपका CS लेजिस्लेशन। यानी कंपनी सेक्रेटरीज को कोई लीगल वैलिडेशन मिली होगी ना, तो ये CS लेजिस्लेशन में लिखा हुआ है, CS क्या काम करता है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें सीखेंगे। तो बेसिक लॉज है। दूसरा, हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सीखेंगे, क्योंकि माना जाता है कि सारे प्रकार के लॉज कहाँ से आए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से आए हैं। तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी लेंगे। हम लोग सीखेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या होता है, ये हमको बताएगा कि अगर आप कोई रॉन्ग करते हैं, कोई अगर कोई सिविल रॉन्ग है बेसिकली, एक होता है क्रिमिनल रॉन्ग, एक होता है सिविल रॉन्ग। तो सिविल रॉन्ग से जुड़े हुए क्या क्या नियम कायदे होते हैं वो हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट्स में सीखते हैं। हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीखेंगे, जो आमतौर पे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनसे जुड़ा हुआ लॉ, एक बार बहुत ही बेसिक सा लॉ है। और क्योंकि आप कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे तो आपके लिए जो सबसे ज़रूरी एक्ट होगा वो होगा कंपनी एक्ट। तो हम लोग इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। ठीक है, तो ये वो एक्ट्स हैं जो कि अपने को पढ़ने हैं। इसके साथ साथ में लीगल रीजनिंग भी हम लोग का एक रहता है, वो हम आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ओवरव्यू करवाएंगे, और इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान भी हम लोग उसको साथ साथ में सीखते जाएंगे। स्टूडेंट्स देखिए, आपके पास में पढ़ने के लिए क्या क्या स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल होंगे। आपको स्टडी मटेरियल्स क्या क्या रेफर करने हैं, व्हाट टू रेफर, व्हाट बुक्स टू रेफर, व्हाट बुक्स एंड मटेरियल्स टू रेफर, क्या क्या बुक्स और मटेरियल्स आपको रेफर करनी है। देखिए, पढ़ाई करने का ना तरीका जानना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि आखिर हमें पढ़ाई कैसे करनी है, नहीं तो आपकी पढ़ाई का रिजल्ट नहीं आता है। और प्रोफेशनल कोर्सेज खास करके ऐसे होते हैं कि आप अगर एक सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाई ना करें तो पता चला हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है, और इस वे में आप पढ़ाई करिए तो आई कैन गारंटी यू, आई कैन अश्योर यू कि आपके रिजल्ट अच्छे ही आएंगे। सबसे पहले देखिए, हर एक इंस्टीट्यूट अपनी एक मॉड्यूल निकालती है। यानी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ICSI, ICAI, तो ICSI ने भी अपना सजेस्टेड मॉड्यूल दे रखा है कि ये हमारी मॉड्यूल है। उसको हम लोग मॉड्यूल कहते हैं ICSI की। तो जब भी पढ़ाई होती है, जैसे अगर आपने CBSE से पढ़ाई किया है तो आपको पता होगा NCERT के वहाँ पे वो होती है एक इम्पोर्टेंस। कहा जाता है कि अगर आप NCERT पढ़ रहे हो तो सब कुछ उसी में से आएगा, होता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कहा जाता है कि ICSI की अपनी मॉड्यूल है, सब कुछ उसी में से आता है। तो हम अपनी कितनी ही किताबें छाप दें, हमारी किताबों का बेस एक ही रहता है, क्या, ICSI की मॉड्यूल। तो आप ICSI की मॉड्यूल को रेफर कर सकते हैं। ये ICSI की मॉड्यूल आपके पास सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल होगी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे, जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन का एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो कि हम आपको इसी मॉड्यूल से पढ़ाई करेंगे। तो कुछ चीज़ों की सॉफ्ट कॉपी और कुछ चीज़ों की हार्ड कॉपी आपके पास में अवेलेबल होगी, बट आपको पढ़ना किससे होता है, ICSI की मॉड्यूल से। उसके बाद आपको हमारी कोचिंग की तरफ से बुक्स प्रोवाइड कराई गई। ठीक है, जैसे आपको एक लीगल एप्टीट्यूड की बुक अभी प्रोवाइड कराई गई, आपको साथ ही साथ में इकोनॉमिक्स की बुक प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको कम्युनिकेशन की बुक भी एक प्रोवाइड कराई जाएगी। तो हमारी जो LEC की स्टडी मैट है उसको आप साथ साथ में रेफर करिए। तीसरा, आपको
टेस्ट प्रैक्टिस करना होगा। देखिए ये एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो जितना ज़्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। तो आपको इसके लिए तरह तरह के टेस्ट प्रैक्टिस करने होंगे। टेस्ट प्रैक्टिस करते जाओ, आपकी तैयारी एकदम बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, तो करेंगे क्या, जैसे मान लो हम लोग एक चैप्टर पढ़े, हमने पढ़ा सीएस लेजिस्लेशन, तो सीएस लेजिस्लेशन पढ़ने के बाद अब आप क्या करोगे, इसका टेस्ट प्रैक्टिस करोगे। सर क्या हम लोगों को ऐसे टेस्ट मिल जाएंगे, हर एक चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट मिल जाएंगे? हाँ जी। सर हमको पूरा सब्जेक्ट प्रैक्टिस करना है, उसका टेस्ट मिल जाएगा? हाँ जी। सर सबका एमसीक्यू रहेगा? हाँ बिल्कुल, सब एकदम आपके लिए पूरी तरीके से प्री अरेंज्ड। कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? सबसे पहले जो हमारी कोचिंग की बुक है, उस बुक में आप देखेंगे लास्ट में आपको एमसीक्यूज का सेक्शन दिखाई देगा। हमारी बुक में, या आपको बुक हमारी तरफ से प्रोवाइड हुई होगी, इस बुक में आप देखेंगे लास्ट में आपको ये एमसीक्यूज दिखाई देंगे। देख रहे हैं क्या? ये देखो, अब जैसे एलिमेंट्स ऑफ सीएस लेजिस्लेशन हम लोग पढ़ेंगे, तो आपको क्या करना है, लास्ट में एलिमेंट्स ऑफ सीएस लेजिस्लेशन के एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेना। सर कब सॉल्व करना है ये एमसीक्यू? जब आप पूरा पढ़ लें तब, जब आप पूरा पढ़ लें तब। ऐसा नहीं होगा कि सारे एमसीक्यूज आप सॉल्व कर ही लोगे। बहुत से एमसीक्यूज ऐसे भी होंगे जो कि हो सकता है हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, उसका कोई कंटेंट भी नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको वो एमसीक्यू के फॉर्म में ध्यान रखना है ना। तो टेस्ट प्रैक्टिस करने का सबसे पहला तरीका अपना कौन सा होगा? एलएसी की स्टडी मैट से। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन है, आपके एप्लीकेशन पे ना ढेर सारे टेस्ट अपडेटेड है। तो हमारा जो लिल्हा एजुकेशन सेंटर का ऐप है, उस पर भी आपको टेस्ट दिखाई देंगे। तो अगला सोर्स आपका क्या होगा? एलईसी का ऐप। वहाँ ऐप से आप प्रैक्टिस करोगे, वहाँ पे आपको खास करके लीगल एप्टीट्यूड के लिए अलग अलग दिखाई देंगे। फिर उसके बाद आप वेबसाइट ओपन करना, जहाँ पे आपको पूरा का पूरा हमारा खजाना मिल जाएगा। वेबसाइट है लिल्हा एजुकेशन सेंटर .in, ये वेबसाइट है। यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट का सेक्शन दिखाई देगा। ठीक है, किसका? CSEE के मॉक टेस्ट का सेक्शन दिखाई देगा। देखिए मॉक टेस्ट आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेबसाइट हम ओपन कर रहे हैं, लिल्हा एजुकेशन सेंटर .in। लिल्हा एजुकेशन सेंटर .in देखिए, लिल्हा एजुकेशन सेंटर यहाँ पे आप आइए, मॉक टेस्ट के सेक्शन पे आइएगा। इसमें आपको दिखाई देगा CSEE मॉक टेस्ट। अब यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, इसके चैप्टर बाय चैप्टर आपको मॉक टेस्ट दिखाई दे रहे हैं। बोलो है कि नहीं? लीगल एप्टीट्यूड, जैसे मान लो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमको मॉक टेस्ट अपीयर करना है, हम यहाँ पे जाएंगे, टेस्ट लिंक पे क्लिक करें। आई हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड। तो ये देखो, ये इस प्रकार से आप जो जो टेस्ट अपीयर करोगे, क्या सही जवाब क्या गलत जवाब, ये आपको सबका सब यहाँ पे मिल जाता है। समझ गए? तो ये है आपका CSEE का मॉक टेस्ट। सर इसमें अपना नेगेटिव मार्किंग रहती है क्या? नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है इसके अंदर में, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, अच्छा हम आपको पेज दिखा रहे थे, राइट? पेज हमने बंद कर दिया। पेज हम आपको दिखा रहे थे लिल्हा एजुकेशन सेंटर .in का। यहाँ पे आपका है मॉक टेस्ट, और किस पे आ गए? CSEE मॉक टेस्ट। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप हमारी दूसरी एक और वेबसाइट पे चले जाएंगे। ये आपकी वेबसाइट है जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे आप आएंगे, ये लीगल एप्टीट्यूड का है, लॉजिकल रीजनिंग का है। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। अगर हम चाहते हैं कि हम इस सब्जेक्ट के लिए पूरा तैयार कर चुके हैं, तो अब इसके बाद हम इसका टेस्ट अपीयर करें, तो यहाँ पे आकर के आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी अपीयर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपके प्रैक्टिस करने की ना कोई सीमा नहीं है, और जितना एक बार पढ़ो तो उसके बाद जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनते जाओगे। और आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहीं इधर उधर नहीं जाना है,
कुछ नहीं करना है, कोई गूगलिंग नहीं, कुछ नहीं। आप बस अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर आओ, पहले आप अपने इंस्टीट्यूट की बुक से यानी हमारी कोचिंग की मटेरियल से इंस्टीट्यूट प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, वेबसाइट ओपन करोगे और वेबसाइट खोल करके अगेन जो इसमें चैप्टर बाय चैप्टर मॉक टेस्ट है उसको अपीयर करोगे। जब ये आपका पूरा सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा फिर उसके बाद आप क्या ओपन करोगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। अब देखो ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है आपका, इसके अंदर में आप ये सब भरोगे तो आपको पूरा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ओपन हो जाएगा, अराउंड 40-50 क्वेश्चन का जो भी रहेगा पूरा टेस्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया अपने मॉक टेस्ट भी देता है, तो इन्होंने भी 5 मॉक टेस्ट दे रखे हैं। इनके पांचों के पांचों मॉक टेस्ट आप देखो, जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन का दिखाई दे रहा है, कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें, 35 क्वेश्चन किसके, बिजनेस कम्युनिकेशन के। तो आप पहले ये बिजनेस कम्युनिकेशन चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, तो उसके बाद आप लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग को सॉल्व करो। फिर उसके बाद आपको क्या दिखाई देगा, अच्छा अब क्या हो गया, लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। फिर तीसरा सेक्शन किस चीज का होता है, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का। और फिर आपको चौथा सेक्शन दिखाई देगा किस चीज का, करेंट अफेयर्स, ठीक है। चलो अब बताओ, क्या यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई। इन 3 चीजों के अलावा देखो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं आप लोग अभी से अपनी हैबिट में डालो कुछ अपने सेल्फ नोट्स बनाने की। हमेशा अपनी पढ़ाई को ना खुद के नोट से करने की कोशिश किया करो। जैसे मैंने आपको ये किताब दिया, इस किताब के अंदर में लगभग लीगल एप्टीट्यूड के पोर्शन के लिए 70-80 पन्ने हैं। उसके बाद फिर ढेर सारे एमसीक्यूज हैं, 25-30 पन्नों के एमसीक्यूज हैं। लेकिन इन 80 पन्नों के बाद भी आपको बहुत सी चीजें हो सकता है इधर उधर कहीं दिखाई दे, हमको लगे अरे ये वाली चीज भी नोट कर लेनी चाहिए, वो वाली चीज भी नोट कर लेनी चाहिए, तो हम यूजुअली सजेस्ट करते हैं अपनी बुक में लिखो। लेकिन उसके बाद आप खुद की एक कॉपी अभी से मेंटेन करना शुरू करो, जिसके अंदर में आप अपने हिसाब से चीजों को, पॉइंटर्स को, नोट्स को लिखा करो, ठीक है। और उसमें फिर और कुछ मत लिखना, वो स्पेसिफिक होनी चाहिए कि हाँ ये मेरी CSEE की एक नोटबुक है, तो वो एक नोटबुक शुरुआत से अपनी मेंटेन करना, ठीक है। क्लियर यहां तक की बात, पक्का। स्टार्ट किया जाए स्टूडेंट्स, ओके। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं with the first chapter of legal aptitude which I am going to cover up is elements of CS legislation. Elements of CS legislation. देखिए है क्या कि हर एक देश में ना अपना एक सेक्रेटेरियल पर्सन, एक सेक्रेटेरियल बॉडी होती है जो कि कंपनीज की मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट लॉ के अफेयर्स को मैनेज करता है। अब देखो एक कंपनी के ऊपर में आपको क्या लगता है कौन कौन से नियम कायदे एप्लीकेबल होते होंगे, कौन से लॉज एप्लीकेबल होते हैं कंपनी के ऊपर, एक कंपनी के ऊपर कौन से लॉज एप्लीकेबल होते हैं, उसके ऊपर कंपनीज एक्ट लागू होता है। लेकिन क्या एक कंपनी इनकम टैक्स नहीं देती होगी, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट भी लागू होता होगा। क्या एक कंपनी की अपनी फैक्ट्री नहीं हो सकती, तो उसके ऊपर फैक्ट्रीज एक्ट लागू होता होगा। क्या एक कंपनी फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं करती होगी, तो उसके ऊपर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लागू होता होगा। क्या एक कंपनी बैंक नहीं हो सकती, तो उसके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लागू होगा। क्या कंपनीज लिस्टेड नहीं होती हैं, होती हैं, तो उनके ऊपर में लिस्टिंग ऑब्लिगेशन, सेबी के कानून लागू होते होंगे। अरे सर ऐसे मत डराइए, अभी शुरू किए नहीं, इतना सारा कानून आप पहले ही बता दिए। और इन सभी कानूनों का एक एक्सपर्ट होता है कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनीज के ऊपर बहुत सारे लॉज एप्लीकेबल हैं और इन कंपनीज के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए और मेनली कंपनीज एक्ट का एक सबसे बड़ा एक्सपर्ट होता है कंपनी सेक्रेटरी, ताकि वो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को मैनेज कर सके। अच्छा, इसकी एक बॉडी जो बनाई गई है जो इस प्रोफेशन को पूरी तरह से रेगुलेट करती है, उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। यही वो बॉडी है जो कि पूरे देश भर में एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी। तो बाकी एग्जामिनेशन या बाकी रिकॉग्निशन और इसमें अंतर क्या है कि हो सकता है कि आपको एक बैचलर्स डिग्री या कोई भी डिग्री कोई भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करा दे, लेकिन ये एक ऐसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जो कि सिर्फ आपको एक ही इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराती है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। आप किसी प्राइवेट संस्थान से इसको नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हो सकता है आपसे कोई पूछे कि भैया CS कर रहे हो, तो CS कहाँ से कर रहे हो,
तो ये नहीं कि हम CS यहाँ से करें वहाँ से, CS एक ही बॉडी से किया जाता है ऑल ओवर इंडिया, विच इज ICS। It is the only recognized professional body in India to develop and regulate the profession of company secretaries in India. It is a premier national professional body set up under an act of parliament under the Company Secretaries Act 1980. तो जब भी कोई बॉडी बनाया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो जब भी कोई बॉडी बनाया जाता है उसके लिए एक एक्ट पास किया जाता है, और इस एक्ट का नाम जिसके अंडर में ये CS इंस्टीट्यूट बनाया गया है वो क्या है? कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। तो इस एक्ट के अंडर में लिखा गया है कि ICSI नाम की एक बॉडी होगी और उसका काम होगा कि CS एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए और फिर उसके बाद CS के प्रोफेशन को रेगुलेट करे। इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, बोलो क्या, 1 जनवरी 1981। तो 1980 में बॉडी बना दिया और 1981 से उसको इफेक्टिव कर दिया गया था। आपको पता है इस बॉडी सर 1980 यानी 1980 से जाकर के CS का डिजिग्नेशन मिलने लगा। हाँ, लेकिन इससे पहले क्या हमारे पास में कोई ऐसी बॉडी नहीं थी जो कि, कंपनी तो पहले से थी, कंपनीज एक्ट तो 1956 भी था। तो पहले क्या होता था? पहले कंपनी लॉ बोर्ड था। क्या था अपने यहाँ? कंपनी लॉ बोर्ड, जो कि ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता था। तो स्टार्टेड अ कोर्स इन कंपनी सेक्रेटरीशिप लीडिंग टू अवार्ड ऑफ गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कंपनी सेक्रेटरीशिप। तो पहले क्या मिलता था? गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कंपनी सेक्रेटरीशिप, यानी फुल फ्लेजेड कोर्स नहीं था, ये एक डिप्लोमा कोर्स के तौर पे इन्होंने लॉन्च कर दिया कि आप कंपनी सेक्रेटरीशिप का एक कोर्स कर लो। और इसको कौन मैनेज करता था? कंपनी लॉ बोर्ड। लेकिन कंपनी लॉ बोर्ड के अपने और भी काम धंधे थे, इनको कंपनी से जुड़े हुए और भी केसेस को सुनना, बाकी चीजें करना, तो ये सब था। इसलिए बाद में जाकर के क्या किया गया, एक अलग से इंस्टीट्यूट बना दिया गया और उस इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, लिखा हुआ इट इज सेटअप अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। यानी ये भी एक प्रकार की, हम कह सकते हैं, एक स्टैट्यूटरी बॉडी, एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 का मतलब था, एक होती है कंपनी जो कि फॉर प्रॉफिट बनती है, एक होती है कंपनी जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट होती है। तो ICSI एक ऐसी संस्था है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट है। सेक्शन 25 का मतलब होता था नॉट फॉर प्रॉफिट। तो ये एक ऐसी संस्था है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट, इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट टेकिंग का नहीं। खैर, हमारे लिए काम भर की बातें। आप लोग के पास नोट्स कॉपी है? ठीक, हमारे लिए काम भर की बातें अभी तक क्या, कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं आज हम लोग? CS लेजिस्लेशन। और आज हमारी इसकी क्लास नंबर, कौन सी क्लास नंबर है हमारी? हाँ, तो बताइए CS एक्ट कौन सा है? 1980। ये कब से इन्फोर्सिएबल हुआ था? 1 जनवरी 1981 से। इसी CS एक्ट के अंडर में क्या एस्टैब्लिश किया गया? ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। चलिए इतना जल्दी से लिखें। इतना जल्दी से लिख करके मेरे को डन बताइएगा।
डन। देखो आईसीएसआई के ना अपने रीजनल ऑफिसेज होते हैं, ठीक है, जैसे आईसीएसआई कैसे करके बटा हुआ है, इसके अपने रीजनल ऑफिसेज होते हैं। तो आईसीएसआई के बेसिकली 5 रीजनल ऑफिसेज हैं। एक ईस्टर्न, यानी इसको जोन वाइज, इंडिया को पूरा जोन वाइज बांट दिया गया है, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न और सेंट्रल। ये 5 जोन्स हैं इनके, एक ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, नॉर्दर्न जोन, सेंट्रल जोन और सदर्न जोन। तो वो उसको EIRC, SIRC इस प्रकार से अलग अलग बुलाते हैं। तो द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स टॉप क्वालिटी। अच्छा, इसी जोन्स के अंडर में एक और चीज, पहले तो इसको रीजन वाइज बांट दिया गया है, क्योंकि हम आपको आईसीएसआई की वेबसाइट खोल करके दिखाते हैं, आपको आईसीएसआई की वेबसाइट खोल करके दिखाते हैं। देखिए, तो विकिपीडिया पे दी गई जानकारी है, ICSI.edu दिख रहा है आपको? इसमें आपको दिखाई देगा कि इनके कितने जोन्स हैं, इसमें इनके बारे में, इनकी प्रोफाइल अबाउट दी आईसी। इसमें इन्होंने लिख रखा है कि कितने मेंबर्स हैं, 65,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं और 2.5 लाख के अराउंड इनके स्टूडेंट्स हैं। इसके देखिए हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, न्यू दिल्ली, और इसके 4, आई एम सॉरी नॉट 5, इसके 4 रीजनल ऑफिसेस हैं। कहाँ कहाँ पे, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई। और इसके कितने चैप्टर्स हैं, 72 चैप्टर्स हैं अक्रॉस इंडिया। सर ये चैप्टर्स क्या होते हैं? जैसे जो आपका मेन ऑफिस होता है, एक हो गया आपका हेड ऑफिस, आईसीएसआई के 4 रीजनल ऑफिसेस हैं। ये 4 रीजनल ऑफिसेस कौन कौन से हैं? एक है आपका EIRC यानी ईस्टर्न, SIRC सदर्न, NIRC जैसे जो अपना यूपी का रीजन है ये NIRC में आता है, और WI, ठीक है। अब इनके अंडर में चैप्टर ऑफिसेस आती हैं, इनका अपना अपना हेडक्वार्टर है। EIRC का हेडक्वार्टर कहाँ पे, कोलकाता, ठीक है। SIRC का हेडक्वार्टर कहाँ पे, चेन्नई। NIRC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली। और एक और हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है, मुंबई। मुंबई में SIRC का है। चेन्नई, कोलकाता और मुंबई। अब मुंबई में EIRC का है कि SIRC का, हमको देखिए, ये SIRC का हो सकता है। एक है आपका मुंबई। ये 4 इनके रीजनल ऑफिसेस हैं, ठीक है। हेलो 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 हेलो, आई थिंक बीच में अपना इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी क्या हम वापस से विजिबल हैं? हेलो हेलो, हाँ ठीक है, अभी इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा फ्लक्चुएट करे से दिक्कत हो रही है। तो ये क्या क्या हो गया, EIRC, SIRC, NIRC और WIRC। आई थिंक इसकी डिटेलिंग्स हमको यहाँ पर इसमें दी हुई थी, इसमें आपको ये पूरी की पूरी डिटेलिंग्स मिल जाएगी। इनका हेडक्वार्टर्स जो है वो दिल्ली में है,
इनका जो हेड क्वार्टर्स है वो दिल्ली में है और बाकी इनके 4 रीजनल ऑफिसेस हैं। उतनी जानकारी है जितना कि आपके उसमें भी दिया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए इन्हीं रीजनल ऑफिसेस के अंडर में होते हैं आपके चैप्टर ऑफिसेस। कितने कितने चैप्टर ऑफिसेस हैं बताइए हमारे? 72 चैप्टर ऑफिस। जैसे वाराणसी के अंदर में भी एक चैप्टर ऑफिस है। तो एक होता है आपका रीजनल ऑफिस और फिर उसके अंडर में क्या आते हैं? चैप्टर ऑफिस। तो कितने रीजनल ऑफिस हैं? 4। कौन कौन से 4? कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। WIRC का हेडक्वार्टर्स मुंबई में ही हुआ। ठीक है, आई वाज राइट। अच्छा आप लोग फुल फॉर्म जानते हैं इसका? EIRC का फुल फॉर्म जानना चाहेंगे? ईस्टर्न इंडिया। EI से क्या हो गया? ईस्टर्न इंडिया। RC इज रीजनल काउंसिल। क्या हो गया? रीजनल काउंसिल। SI मतलब सदर्न इंडिया, फिर रीजनल काउंसिल। NI नॉर्दर्न इंडिया, रीजनल काउंसिल। WI मतलब वेस्टर्न इंडिया, रीजनल काउंसिल। कोई भी एक लिख लो, कोई भी एक लिख लो। जैसे मान लो WIRC का लिख लो, वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल। वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर था? ठीक, नेक्स्ट वापस इस पे आते हैं। देखिए जो ICSI इंस्टीट्यूशन थी, यानी ICSI was established on 4th of October 1968. When was ICSI established? It was established on 4th of October 1968. 4 अक्टूबर 1968 को इसको एस्टैब्लिश किया गया। इसीलिए ICSI इसको अपने फाउंडेशन डेट के रूप में मनाता है। तो व्हेन इज ICSI फाउंडेशन डेट? 4th of October। और ईयर कौन सा? 1968। जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज का डेट है इसको माना जाता है 15 जून। ये कौन सा डेट है? 15 जून। तो एक तरीके से CS डे, क्या CS डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 15 जून। ठीक है, तो 15 जून इज सेलिब्रेटेड एज प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज डे एंड 4th of October is the ICSI foundation date. Let us write it down. आइए लिख लेते हैं इसको। CS फाउंडेशन डे कौन सा है? 4th October 1960। ठीक है, और PCS मतलब क्या होता है? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। सर ये प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी क्या हुआ? आपको बताएंगे अभी। प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, आप इसको ऐसे समझो, एक कंपनी सेक्रेटरी होता है जो कि जॉब करता है और एक होता है जो कि अपना इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी वो जो कि अपना इंडिपेंडेंट वर्क करता है। तो जो PCS डे है दैट इज क्या? 15 जून। ठीक है, तो CS एक्ट कब पास हुआ?
1980। कब से इफेक्टिव हुआ? 1 जनवरी 1981। लेकिन आईसीएसआई कब का बना हुआ है? 4 अक्टूबर 1968। और प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज का एक अलग से डे सेलिब्रेट किया जाता है विच इज 15 जून। ठीक है। आईसीएसआई का क्या विजन, क्या मिशन है? हर एक कंपनी का होता है ना एक अपना विजन मिशन। तो इनका क्या विजन, मोटो और मिशन है? पहले बताओ, विजन और मिशन में आपको अंतर समझ में आता है? विजन और मिशन में आपको अंतर समझ में आता है? विजन होता है कि हम क्या बनना चाहते हैं, और मिशन की हम उसको कैसे करके अटेन करेंगे। विजन हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अपने आप को यहां देखना चाहते हैं। हमारा विजन है कि हम सक्सेसफुल हों, लंबी गाड़ी, बड़ा घर, ढेर सारे पैसे। ठीक है, तो होता है ना। लेकिन वो कैसे बनेंगे? क्वालिफाइड बन करके, कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे, सोसाइटी में इज्जत कमाएंगे, है ना। तो वो हमारा मिशन है कि हम पहले ऐसे ऐसे करेंगे तो हम अपने विजन को अटेन कर पाएंगे। तो आईसीएसआई का विजन क्या है? कि ये ग्लोबल लीडर बने। हर देश का अपना सीएस है ना, लेकिन हम ग्लोबल लीडर बने किस चीज में? इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। टू बिकम अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग good corporate governance. Speak out. To become, to be a global leader in, बोलो, promoting good corporate governance. बोलना हम लोग जब तक सीखेंगे नहीं, तब तक हम लोग बोल कैसे पाएंगे, उसको याद कैसे कर पाएंगे? सर कैसे बनेंगे? जब हमारे यहाँ पे अच्छे सीएस बनेंगे। अच्छे सीएस बनेंगे तभी तो हम ग्लोबल लीडर के तौर पे कहलाएंगे। तो टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सर ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब क्या? कंपनीज को गवर्न करने वाले जो नियम कायदे होते हैं उसे कहते हैं। तो बेसिकली कंपनीज को अच्छे स्टैंडर्ड्स के साथ, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ मैनेज करना, सही प्रकार से उनको मैनेज करना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स बनाना जो कि फैसिलिटेट कर सके गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो व्हाट इज द विजन? फिर से पढ़िए, विजन टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कैसे करेंगे? टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक। मोटो मतलब ये वो चीज जो कि हम हमेशा फॉलो करेंगे, यानी ये है कि हम इन चीजों को हमेशा फॉलो करेंगे। और आईसीएसआई का मोटो है सत्यम वद धर्मम चर। बोलो क्या? धर्मम चर। सत्यम वद धर्मम चर का मतलब स्पीक द ट्रुथ, अबाइड बाय द लॉ। पहले तो तुम लोग यहां से शुरुआत करो, सत्यम वद, फिर उसके बाद धर्मचर्य। ठीक है, ये वद मतलब वो ध वाला ध नहीं, वो वाला नहीं है वद। ये वद मतलब बोलना। तो स्पीक ट्रुथ, अबाइड बाय द लॉ। ठीक है, ये एक उपनिषद से लिया गया है, इसको तत्रीय उपनिषद कहते हैं। तो तत्रीय उपनिषद से ये लाइन ली गई और कहा गया सत्यम वद धर्मम चर। ठीक है, एक सीएस का काम होगा कि वो हमेशा धर्म के रास्ते पर चले। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग प्रोफेशनल्स बनेंगे, कई बार क्या होगा कि हमें अपॉइंट करने वाला है। ठीक है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, डायरेक्टर्स होंगे जो हमें अपॉइंट करेंगे, कंपनी होगी जो कि हमें अपॉइंट करेगी, और एक तरफ लोग होंगे जिनके लिए हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम आम जनता के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि ये कंपनी अपना काम धंधा कैसे कर रही है। तो एक तरफ अपॉइंट करने वाला है, वो कहता है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो उसको रिपोर्ट मत करना, और एक तरफ आम जनता है। तो आपको किसके लिए देखना चाहिए? आपको, आप आम जनता के भी नहीं है, सबसे पहले तो आप आम जनता के नहीं, आप कंपनी के नहीं, आपको धर्म देखना है कि सही चीज क्या है। यू हैव टू स्पीक द ट्रुथ। ये नहीं कि वो पैसे दे रहा है तो हम अपनी रिपोर्ट बदल दें। I have to speak the truth and I have to abide by the law. Speak the truth, abide by the law. सत्यम वद धर्मम च। अच्छा देखिए, सीएस के ना अपने कुछ कोर वैल्यूज होते हैं। क्या मतलब इन कोर वैल्यूज का? यानी कहा जाता है कि एक सीएस को ये कुछ बातें जरूर से फॉलो करनी चाहिए। तो दीज आर दी कोर वैल्यूज ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। ये क्वालिटीज एक सीएस में होनी चाहिए। इंटीग्रिटी, एथिक्स, रिलायबिलिटी, ओनरशिप, बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक। क्या क्या है? इंटीग्रिटी,
ethics, reliability, ownership, being stakeholder centric. सबसे पहला है इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी माने क्या? इंटीग्रिटी माने कि आप हमेशा एक एज अ होल पर्सन रहेंगे. यानी इंटीग्रिटी कम्स फ्रॉम द वर्ड इंटीजर. और इंटीजर सब तुम लोग को पता है, एक होता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4, एक होता है होल नंबर जिसमें 0 1 2 3 4 लेते हैं, और एक होता है इंटीजर जिसमें माइनस वाला भी नंबर लेते हैं और प्लस वाला भी लेते हैं, जीरो भी आ जाता है, सब आ जाता है. ठीक. तो इंटीजर का मतलब यहाँ पे बीइंग इंटीजर मतलब बीइंग होल, होलसम. तुम्हारे पास में सब होना चाहिए. सब मतलब एक अच्छा एटीट्यूड, ज्ञान, अच्छा एक अच्छी पर्सनालिटी, अवेयरनेस. तुमको एक होल, एक कंप्लीट पर्सनालिटी के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं. एक होता है ना कि कोई अच्छा दिख रहा है, एक होता है कि कोई अच्छा बोल रहा है, एक होता है कि वो ज्ञानी है. तो आपके पास सब होना चाहिए. आपकी एक होलसम पर्सनालिटी होनी चाहिए. क्या एज अ पर्सन इज अ कंप्लीट, तो यू शुड बी कंप्लीट इन ऑल सेंस. आपके पास मॉरल वैल्यूज अच्छे होने चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन में इतना कुछ कहाँ से लेकर के आएंगे. सीएस कोर्स आपको बहुत कुछ सिखा देगा. ठीक है. तो एटिमोलॉजिकली मतलब ये हम कह सकते हैं, लिटरली इंटीग्रिटी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड इंटीजर, जिसका मतलब होता है होल या कंप्लीट. इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंटीग्रिटी में कंप्राइज पर्सनल इनर सेंस ऑफ होलनेस फ्रॉम कैरेक्टर, करेज और कंसिस्टेंसी. कैरेक्टर, करेज और कंसिस्टेंसी. As integrity conveys a sense of wholeness and strength, members shall be guided by a set of core principles that will empower them to retain consistent with high standards. वो consistent रहे with high standards. क्या? जैसे compassion. compassion का मतलब समझते हो? दूसरे के दुख दर्द को समझना, सुख दुख को समझना. कंपैशन. एक होता है कि जैसे से फॉर एग्जांपल सामने वाले का 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया, अरे ठीक है कोई बात नहीं फिर कमा लेंगे. एक होता है 10 लाख का नुकसान हुआ, आप उस बात को समझ रहे हैं और उसकी सही सलाह दे रहे हैं. कंपैशन. सिंपैथी भी रखना और उसकी फीलिंग्स को समझना. कंपैशन का मतलब किसी को ऐसे समझना जैसे कि वो आपके खुद के साथ हुआ हो. खुद के साथ जब आप किसी चीज को रख करके समझते हैं तब जाके उसको आप सही तरीके से समझ पाते हैं. कंपैशन. कंपेनियनशिप की भावना रखना. डिपेंडेबिलिटी रखना कि आपके ऊपर कोई निर्भर हो सके. जेनरोसिटी रखना, ऑनेस्टी रखना, ओपननेस रखना, ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी का मतलब कुछ छुपाना नहीं. मैच्योरिटी रखना, ऑब्जेक्टिविटी, ट्रस्ट और विजडम रखना. मतलब आपके पास सही सोच विचार करने की ताकत होनी चाहिए. दूसरा क्या क्वालिटी होनी चाहिए आपके पास बताओ? एथिक्स. आपके पास एथिक्स होने चाहिए. एथिक्स आता है अगेन एक ग्रीक वर्ड से. इंटीग्रिटी आता था लैटिन वर्ड से, ये आता है ग्रीक वर्ड से. एथिक्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एथोस, जिसका मतलब है कि व्हाट इज योर, मतलब एथिक्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एथोस, जो कि आपको बताता है व्हाट इज योर कैरेक्टर या कस्टम. आपके क्या कैरेक्टर है, और बेसिकली ये आपको बताता है कि क्या चीज सही है और क्या गलत है. एथिक्स मतलब जो कि आपको बताए कि क्या सही है और क्या गलत है. सही गलत की पहचान करने में आपको मदद करे. ठीक है. तो ये आता है ग्रीक वर्ड एथोस से, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर या कस्टम. एथिक्स इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म मींस पोजेसिंग अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. ये जानना कि क्या सही है क्या गलत है. तो आपको सही गलत की पहचान होनी चाहिए और हमेशा क्या चूज करना चाहिए? सही. आपको स्टेक होल्डर सेंट्रिक होना है. आप बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी एक कंपनी की रिपोर्ट्स को चेक करेंगे, वो लॉ को कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये चेक करेंगे. आपकी कंपनी के ऊपर में लेबर लॉज अप्लाई करते हैं. लेबर लॉ समझ गए? लेबर से जुड़े हुए कुछ कानून होते हैं ना, तो आपकी कंपनी में लेबर लॉज अप्लाई करते थे. लेकिन अगर वो लेबर लॉज अप्लाई करोगे तो कंपनी को भारी खर्चा उसका बियर करना पड़ेगा. लेकिन वो लेबर के हक में है, तो क्या उसको फॉलो किया जाए कि ना किया जाए? किया जाना चाहिए, क्योंकि वो लेबर आपकी कंपनी के ऊपर निर्भर है. तो आप कंपनी सेक्रेटरी होकर के सिर्फ कंपनी के मालिकों के नौकर नहीं हैं. सीधी सरल भाषा में आप सभी स्टेक होल्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. आप कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं,
आप अपने अपॉइंट किए गए डायरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनकी भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉइज जो कंपनी के ऊपर निर्भर है, कंपनी के कस्टमर्स, कंपनी के जो कस्टमर्स होंगे, जो क्लाइंट्स होंगे। जैसे एक बार हमने देखा था एक बैंक में फ्रॉड हुआ, पीएनबी बैंक का फ्रॉड हुआ था। तो पीएनबी बैंक के सीएस ने एक नोटिस जारी करके लोगों को इन्फॉर्म किया कि बैंक में क्या क्या फ्रॉड हुआ है और कस्टमर्स को क्या क्या करना चाहिए। समझे? तो क्या क्या मतलब क्या क्या करना चाहिए, लेकिन क्या क्या फ्रॉड हुआ था इसकी जानकारी कंपनी के सीएस ने लोगों को दिया। तो सीएस की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी एक का नहीं, वो सभी स्टेक होल्डर का, स्टेक होल्डर मतलब समझते हो? स्टेक होल्डर मतलब वो सारे लोग जो कि कंपनी से अफेक्ट हो रहे हैं, उसे कहते हैं स्टेक होल्डर। इसमें कंपनी के इन्वेस्टर भी आ जाएगा, कंपनी का शेयर होल्डर भी आ जाएगा, कंपनी का डायरेक्टर भी आ जाएगा, कंपनी का एम्प्लॉय भी आ जाएगा, कंपनी के कस्टमर, क्लाइंट, सब इसके अंदर में आ जाएंगे। समझ गए? जो लोग भी कंपनी के साथ जुड़े हैं सबके सब कंपनी के क्या है? स्टेक होल्डर। तो यू हैव टू बी स्टेक होल्डर सेंट्रिक। पढ़ो क्या लिखा है? स्टेक होल्डर सेंट्रिक। फिर उसके बाद यहां पे एक कैरेक्टरिस्टिक रह गया, रिलायबिलिटी। स्टेक होल्डर सेंट्रिक आई थिंक 2 बार रिपीट हो गया। फिर एक है ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब कि आपको चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। यानी एक होता है कि अरे मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, अरे ये हमने नहीं किया। एक होता है कि आप चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी लें। तो यू शुड बी रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है? तो क्या क्या हो गया? इंटीग्रिटी मैंने आपको समझाया, होलसमनेस, एथिक्स, रिलायबिलिटी वाला पॉइंट एक रह गया, ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। रिलायबिलिटी का मतलब हुआ कि आपका काम डिपेंडेबल होना चाहिए, यानी ऐसा जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके। इट शुड बी डिपेंडेबल एंड यू हैव टू बी क्या? स्टेक होल्डर सेंट्रिक। बोलो समझ में आया कि नहीं? स्टेक होल्डर सेंट्रिक मतलब आपको किसका भला बुरा सोचना है? सबसे पहले स्टेक होल्डर्स का। क्लियर हुई क्या ये बात? ठीक है, लिखते हैं शॉर्ट में एक बार वापस से लिखा जाए। हम लोगों ने सीखा कि आईसीएसआई का विजन क्या है। बताओ बताओ इसका विजन क्या है? टू बी अ ग्लोबल लीडर। पढ़ना पड़ रहा है तुम लोग को वापस से? टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग, बोलो क्या? गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसका मिशन क्या है? टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल। आपको हमें डिक्टेट नहीं करना है साहब, हमको ये सब आता है, हम आप लोग के लिए लिख रहे हैं। तो आप भी लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल। फैसिलिटेटिंग, बोलो क्या? गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अच्छा, मोटो क्या है? सत्यम वद, सत्यम वद धर्मम धर्मम चर। हमने एक बार इंग्लिश में लिख दिया है, सत्यम वद धर्मम चर। और ये कहां से लिया गया है? तत्त्रीय उपनिषद से। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम तत्त्रीय उपनिषद। अच्छा बताइए, इसके कोर वैल्यूज क्या क्या हैं? इसके कोर वैल्यूज क्या क्या हैं? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या? बीइंग होलसम।
एथिक्स का मतलब क्या? एथिक्स का मतलब क्या? राइट या रॉन्ग की पहचान करना। सबका एक कीवर्ड आपको मालूम होना चाहिए ना। बीइंग, किसके लिए सोचना? स्टेक होल्डर सेंट्रिक। फिर रिलायबिलिटी, और लास्ट में क्या? ओनरशिप। यानी चीजों की अकाउंटेबिलिटी लेना और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ठीक है क्या यहां तक? डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों की इसकी फर्स्ट क्लास थी। ठीक है? आज कुछ कारणों से हमें थोड़ा सा जल्दी लीव भी करना था, इसलिए आज हम आपकी क्लास को यहीं पे डिस्पेंस कर रहे हैं। अगली क्लास से हम लोगों को कुछ इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग जान गए हैं एक दूसरे को, हमारे सिलेबस को हम लोग जान गए हैं। आपको क्या चीज़ लेकर के आनी है? आपको क्लास में मात्र अपनी ये लीगल एप्टीट्यूड के लिए, जो लीगल एप्टीट्यूड की आपको कोचिंग की बुक प्रोवाइड कराई गई है, आपको रेफरेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ वही लेकर के आना है और कुछ नहीं लेकर के आना। ठीक है? और अपनी एक नोट्स की कॉपी जो आज आपने बनाई है, उसी नोट्स कॉपी को चाहे कहाँ से भी हो, उसी नोट्स कॉपी को आप लोग आगे भी लेकर के आइएगा, ताकि इसमें हम लोग अपने शब्दों में कुछ ना कुछ चीज़ों को लिखते रहें। अभी एमसीक्यूज को करने की जरूरत नहीं, फिलहाल आपको जितना पढ़ाया गया उतना ही आप रेफर करते रहें। ठीक है? क्लियर है ये बात? चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप आपको आज का हमारा पढ़ाया गया कंटेंट समझ में आया होगा। अगली क्लास में मिलते हैं और इसको फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है? थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय।